हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। सो दिस इज़ द वीडियो जो कि आपकी अगस्त मंथ की पहली वीकली क्विज़ की वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो है हमने अगस्त मंथ की फर्स्ट वीकली मैगज़ीन के रिगार्डिंग जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपनी यूपीएससी पाथ चैनल पर। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें एंड ट्राई टू अटैम्प्ट द क्वेश्चंस on the basis of fact and reasons which we have provided in the first weekly magazine of the अगस्त मंथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पूछा है कि आपको गिवन 4 क्वेश्चन ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो क्या वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, क्या वो यूनेस्को है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है या यूएन क्लोस है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बनता है, जिसका नाम है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो अभी वर्किंग में नहीं है, तो इसके बारे में और जानते हैं। एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो यूएन जो है आपका यूनाइटेड नेशन वो फाउंड हुआ था 1945 में, लेकिन उससे पहले जो है ये एक्चुअली फॉर्म हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ताकि वर्ल्ड लेवल पर जो है पीस एंड स्टेबिलिटी कायम की जा सके। यूनाइटेड नेशन के जो आपके हेड क्वार्टर हैं वो आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। इसकी जो हैं 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि उनका जिसे आप जनरल असेंबली कहते हैं, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिफ्थ वन इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्स्थ वन इज़ द सेक्रेटेरिएट। तो उनका क्या है, तो आपका जनरल असेंबली जो है वो डेलिब्रेटिव असेंबली है जहाँ पर डे टू डे वर्क और रेजोल्यूशन रखी जाते हैं जिन पर जो है डेलिब्रेशन की जाती है मेंबर कंट्रीज़ द्वारा। ये जो है इन्वॉल्व रहती है, यानी कि उनका का इन्वॉल्वमेंट रहती है इलेक्शन में किस चीज़ के, जो यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूएनएससी के 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और राइट नाउ जो है इंडिया भी इन मेंबर्स में शामिल है। और अगस्त मंथ की जो प्रेसिडेंटशिप है यूएनएससी की वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है। और जो ये इन्वॉल्व रहते हैं वो रहते हैं इकोसोक के मेंबर्स को इलेक्ट करने में, सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करने में, और जो आईसीजे जो वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसके 15 जजेस जो बैठते हैं उनकी इलेक्शन में भी यूएनजीए जो है काफ़ी मेन रोल निभाता है। सेकंड वन इज़ द यूएनएससी। तो यूएनएससी क्या है, ये आपका रिलेट करता है आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। द थर्ड वन इज़ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि आपकी क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी गिवन ऑप्शन में से जो है आपका मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो डिज़ाइन किया गया था ताकि वो कॉलोनियल पोजेशंस के बारे में आपको अच्छी तरह से वर्क करता देख सकें। अब कॉलोनियल शिप से क्या रिलेट या मैटर बनता है, कॉलोनियल शिप से मैटर ये बनता है कि जो भी कॉलोनीज़ या आइलैंड्स या कोई भी कंट्री जो पोजेशन में थी किसी और कंट्री के अंडर अ कॉलोनी वो एक्ट करते थे, तो उन सब कॉलोनियल पोजेशंस के ऊपर जो है ये वर्क करती थी ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो राइट नाउ ये इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि 1994 में जो लास्ट कॉलोनी थी पलाओ वो जो है आज़ाद हो गई थी, तो उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो गया था और इसे इनएक्टिव बना दिया गया था। द फोर्थ वन इज़ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके जो है आपको हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेंगे। ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कोऑपरेशन करने में बिटवीन स्टेट्स की अगर हम यहाँ बात करें तो हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कोऑपरेशन मेंटेन करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, किस लिए, ताकि वो सोशली एंड इकोनॉमिक काफ़ी अपलिफ्ट कर सके, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स में उनको काफ़ी फंड प्रोवाइड किया जा सके उनको अपलिफ्ट करने के लिए। फिफ्थ वन इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके जो आपके हेड क्वार्टर हैं द हेग नेदरलैंड्स में मिलेंगे। सेम ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसके आपके हेड क्वार्टर भी द हेग एंड द नेदरलैंड्स में मिलेंगे। ये जो है आपका वह करता है यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कौन से, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए हैं, और जो डिफरेंट लॉज आपके बाइंडिंग है कंट्रीज़ पर उनके ऊपर ये जो है मैटर रिलेट करता है सारा का सारा। तो सिक्स्थ वन इज़ द सेक्रेटेरिएट। ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका जो चेयरपर्सन है जैसे कि सेक्रेटरी जनरल,
जो है वो आपका इलेक्ट किया जाता है सेक्रेटेरिएट द्वारा। तो ये तो था मेन चीज़ें जो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, और उनके 6 मेन ऑर्गन्स वो किस चीज़ या किस फील्ड से जो है रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पॉलिटी से है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जो कि 2015 में आया था। वैसे 2015 में नहीं आया था, 2000 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, 2015 में दोबारा अमेंडमेंट किया गया था, जो जिसने कि रिपील करा था 2000 जस्टिस जुवेनाइल एक्ट को। तो इसमें 2 स्टेटमेंट गिवन हैं, जैसे कि इट अलाउज द जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि देखता है कि अगर आपका जो व्यक्ति है जिसने क्रिमिनल ऑफेंस करा है वो 16 और 18 ईयर्स के बीच में वेरी करता है, तो ये जो है आपको देखता है कि क्या उस बच्चे का हम ट्रायल कर सकते हैं एज एन एडल्ट, जैसे कि हम 18+ वालों का करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है कि जो आपकी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था अंडर 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन, जो कि बिल्कुल सही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है आपका देखता है कि अगर कोई भी 16 से 18 साल के बच्चे जिसने क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसमें पार्टिसिपेशन रही है, उसको ये बताता है कि उसके ऊपर जो है क्या आप एज ए एडल्ट क्रिमिनल ट्रायल्स फेस ऑन करवा सकते हैं या नहीं। और सेकंड वन इज़ आल्सो द राइट स्टेटमेंट, जिसमें एक आ गया कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ जाता है वो थर्ड आ जाता है, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो इसके बारे में अगर आपको और बताऊं तो जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट जो है रिसेंटली 2021 में आया है, जिसने जो कि पास किया गया है राज्यसभा द्वारा। इसमें क्या है, अब इसमें जो नया अमेंडमेंट ये किया गया है कि इससे पहले जो 2015 में एक प्रोविज़न था जो रिलेट करता था कि आपके एडॉप्शन जो भी मैटर्स हैं रिगार्डिंग द हिंदू चाइल्ड एंड द मुस्लिम चाइल्ड, उसमें जो फाइनल ऑर्डर आता था वो आपका सिविल कोर्ट की तरफ से आता था कि अगर कोर्ट ने जो अप्रूव कर लिया कि जो एडॉप्शन है वो लीगल है और मानी जाएगी, तो आप किसी और कोर्ट में जो है उसको अपील नहीं कर सकते। तो इसमें जो प्रोविज़न लाया गया है कि इसमें से जो सिविल कोर्ट के ऊपर जो कार्यभार था वो वहाँ से हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है, ताकि जो है सिविल कोर्ट के ऊपर ज़्यादा केसेस का प्रेशर ना पड़े और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ टाइम पीरियड जो है एडॉप्शन ऑर्डर्स को पास कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द जियोग्राफी, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। आपको पता करना है कि ये बताना है कि कौन सी जो है बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप ये कहते हैं कि मॉरिशस जो है आपका मेंबर कंट्री है इंडियन ओशन कमीशन का, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ दैट कि इंडिया एंड चाइना जो है इंजॉय करते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस इन द इंडियन ओशन कमीशन। तो इंडियन ओशन कमीशन के बारे में अगर मैं पहले बताऊं तो इंडियन ओशन कमीशन जो है आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इन मैटर्स में, जैसे कि आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विद इन दैट रीजन हो गया, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों पर जो है आपका इंडियन ओशन कमीशन जो है वर्क करता है। और स्टेटमेंट ए के रिस्पेक्ट में मॉरिशस जो है सही में बिल्कुल कंट्री है इंडियन ओशन कमीशन का। इसके अलावा जो इंडियन ओशन कमीशन में कंट्रीज़ आती हैं वो आती हैं जैसे आपका रीयूनियन आइलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, आपका कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया। तो ये 5 कंट्री जो आपकी इंडियन ओशन कमीशन में आती हैं। और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कहती है कि इंडिया एंड चाइना दोनों ही ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करते हैं इस ग्रुपिंग का। तो आंसर 3 योर ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसमें सर्ट इन, जो कि आपको पता होगा कि इंडिया की साइबर अटैक्स या साइबर मैटर से जो भी इशू होता है वो सर्ट इन ही देखती है। तो सर्ट इन के बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, जैसे कि आपका सर्ट इन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो है फॉर्म हुआ था 2004 में, एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है कि ये जो है आपका ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें, जो 2004 यहाँ पर ईयर गिवन है बिल्कुल सही है। सर्ट इन जो है आपका 2004 में ही फॉर्म हुआ था। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो यहाँ पर गिवन है वो बिल्कुल गलत है। जो सर्ट इन है वो ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर।
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, यानी कि ऑप्शन 1 जिसमें दिया कि ओनली ए इज़ द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलते हैं जो कि इकोनॉमी से है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंडर जैसे कि ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंडर आते हैं जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल से ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 कहती है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि आपकी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो उनका जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का वो 1 साल से कम होता है। तो यहाँ पर अगर आपने इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप सही से बता पाओगे और बिल्कुल एक्यूरेटली बता पाओगे कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें थोड़ा मिसमैच है। जो मोर देन 1 ईयर है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, और 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाले जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी ट्रेजरी बिल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है नीदर ए नॉर बी इज़ द राइट वन। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है आपकी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। अगर कोई बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है तो वो आगे उन्हें ट्रेड कर सकती है दूसरों के साथ, जो कि इशू की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ये 2 तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम का होता है। यूजुअली जैसे आपका 91 डेज़ हो गया, 180 डेज़ हो गया एंड 364 डेज़ हो गया। इन 3 टाइम पीरियड के लिए जो है ट्रेजरी बिल्स आपके इशू किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो है आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी दोनों तरह की सिक्योरिटीज़ यानी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो है इशू कर सकती हैं। और इन्हें इशू कौन करता है? इन्हें इशू करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सिक्योरिटीज़ दी गई हों या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसे आरबीआई ही आपका इशू करता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी सिर्फ इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज वंस and with those who are really preparing for competitive exams, and do not forget to subscribe our channel and be a part of UPSC Path family। and अगर आप अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, हमने उसके लिंक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। टेलीग्राम पर हम डे टू डे PDF डालते रहते हैं या वीकली क्विज़ और वीकली मैगज़ीन की भी हम PDF प्रोवाइड करते हैं, तो आप इजीली वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ इट एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।